हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएमएलटी क्लासेज पर। स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने बॉडी फ्लूइड्स यानी कि शरीर के तरल पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, उनको कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अगला टॉपिक, जो कि बॉडी फ्लूइड्स का ही है। उसके अंदर है CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF क्या होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है, और इसका सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है, और इसका लैब डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो आज स्टूडेंट्स हम इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि व्हाट इज CSF, CSF क्या होता है, फंक्शन ऑफ CSF, CSF के क्या क्या कार्य होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ CSF, CSF किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ CSF यानी कि CSF के अंदर प्रेजेंट नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ CSF एंड कलेक्शन ऑफ CSF, CSF का कैसे कलेक्शन किया जाता है। और फिर पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ CSF, CSF का लैब डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। लैब डायग्नोसिस में देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF। तो स्टूडेंट्स आज हम इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि CSF क्या होता है, और इन सभी टॉपिक को बारे में एक एक डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF क्या होता है। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय ए वाटर लाइक फ्लूइड ऑल्सो नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों पानी जैसे द्रव से घिरे हुए होते हैं, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के नाम से जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज ए क्लियर कलरलेस एंड लिक्विड फ्लूइड। और इस टाइप का जो फ्लूइड होता है वो द्रव एक स्पष्ट और रंगहीन और तरल द्रव होता है, यानी कि देखने के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर और रंगहीन होगा, जिसका कोई कलर नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द cavities of the brain and in the central canal of the spinal cord. This is known as cerebrospinal fluid या CSF। इस प्रकार का द्रव मस्तिष्क की गुहाओं और रीढ़ की हड्डी की केंद्रीय नहर में मौजूद होता है। इसे मस्तिष्क मेरु द्रव या CSF के रूप में जाना जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें नॉर्मल वैल्यूज की कि कितना CSF बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो नॉर्मल अडल्ट की बात करें यानी कि एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में तो 90 टू 150 ml, एंड न्यूबॉर्न जो कि नवजात शिशु की बात करें अपन तो 10 से 60 ml ऑफ CSF प्रेजेंट होता है। और अगर स्टूडेंट्स आगे हम बात करें CSF के pH की यानी कि सामान्य pH कितना होता है, तो CSF का नॉर्मल pH होता है 7.3 टू 7.4 यानी स्लाइटली एल्कलाइन। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF यानी कि सामान्य विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है CSF का, तो 1.0062 टू 1.008। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF का अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम आता है अपनी बॉडी में, और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में क्या किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं। इट इज प्रोवाइड टू मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोटेक्ट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को यांत्रिक सहायता या सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो अपने बॉडी के अंदर मस्तिष्क यानी कि अपना सिर और रीढ़ की हड्डी होती है उसको पोषण प्रदान यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और अपनी बॉडी में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के अंदर उपस्थित अपशिष्ट उत्पाद यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने का काम करता है। ये थे स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस, जैसे कि यह दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, यूरिया हो गया एंड अमोनिया
प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, और इसके अंदर अमोनिया कुछ एक मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि अकार्बनिक पदार्थ, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड कैल्शियम, ये सारे अकार्बनिक पदार्थ होता है जो कि CSF इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, इन दो चीज़ों से मिलकर CSF बनता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF के अंदर कौन कौन से पैरामीटर किस किस नॉर्मल रेंज में पाए जाते हैं और उसकी नॉर्मल रेंज क्या क्या होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, टोटल प्रोटीन यानी कि CSF के अंदर टोटल प्रोटीन की वैल्यू होती है 15 to 45 mg/dl। आगे बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स 40 to 100 mg/dl। आगे बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया होता है 6 to 16 mg/dl। क्रेटिनाइन की वैल्यू होती है 0.5 to 1.2 mg/dl। सोडियम लेवल होता है स्टूडेंट 144 into 154 mg/dl। पोटेशियम लेवल की बात करें तो 2 to 3.5 mg/dl। अगर स्टूडेंट्स क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड कितना प्रेजेंट होता है CSF में 98 to 1110 mg/dl। pH की बात करें स्टूडेंट्स कि pH कितना होता है 7.35 to 7.40, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा क्षारीय है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो 1.006 to 1.008। ये था स्टूडेंट्स नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF के अंदर कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में नॉर्मल प्रेजेंट होती है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF को करवाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या चीज की आवश्यकता हो सकती है, क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, यानी कि नैदानिक महत्व क्यों क्यों इसको करवाया जा सकता है। इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर एज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन ETC, मस्तिष्क विकार जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, फंगल संक्रमण हो गया आदि के डिटेक्शन के लिए हम CSF का डायग्नोसिस करा सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ ब्लैक फीवर यानी कि काला ज्वर का निदान, काला ज्वर या काला बुखार। अब काला बुखार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रोग एक लेशमानिया जीवन के प्रोटोजोआ परिजीवी के कारण होता है, यानी कि लेशमानिया डोनाविना। भारत में केवल अपने जो कि इंडिया है, इंडिया में केवल लेशमानिया डोनाविना परिजीवी इस रोग का कारण होता है। यह परिजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रणाली को संक्रमित करता है तथा ये अधिकतम में और ये अधिक मात्रा में जो अपनी अस्थि मज्जा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, स्प्लीन होता है, यकृत में, इन आदि जगह पे पाया जाता है, यानी कि और काला जार डर्मल लेशमीनिया होता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करें डायग्नोसिस ऑफ कैंसर लाइक ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर के निदान के लिए CSF का परीक्षण किया जाता है। आगे बात करें डायग्नोसिस ऑफ सब आर्कनोइड हेमरेज, यानी कि अवजाल तनिक रक्त स्त्राव का निदान, यानी कि सब आर्कनोइड में कोई हेमरेजिंग हो जाना, यानी मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में अपने कोई ब्लड का प्रेजेंट होना या ब्लड का रिसाव होते रहे। आगे हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ CSF सैंपल, यानी कि CSF सैंपल को चेक करने के लिए, उसका लैब डायग्नोसिस करने के लिए CSF कलेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि CSF का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है मरीज से। इन दिस प्रोसीजर collection of CSF sample and sent to the laboratory for any type investigation। इस प्रक्रिया में CSF का एक सैंपल लिया जाता है और किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए प्रयोगशाला में भेजते हैं। In which provide the sideline end to the patient and provide C-shape position so clear visualization of lumbar vertebra body, जिसमें कि रोगी को एक जो पेशेंट होता है उसको साइड लाइन एंड प्रदान किया जाता है और C-शेप पोजीशन प्रदान करते हैं ताकि अपनी जो लंबर वर्टिब्रा होती है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे सके, यानी कि पेशेंट को सी शेप में लिटाया जाता है। अगर स्टूडेंट्स बात करें इसमें साइट यानी कि कौन सी जगह से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो देखते हैं इंटर स्पेस बिटवीन L3 to L5 लंबर वर्टिब्रा,
जो अपनी LS स्पाइन होती है, लंबर वर्टिब्रा होती है, L3 से L4 यानी कि अपने बॉडी के अंदर 5 लंबर स्पाइन होती है, जो कि अपने यहाँ पे बैकबोन भी कहते हैं उसको। तो L3 से L5 के बीच के अंदर से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं कैसे कलेक्ट करेंगे। क्लीन द लंबर वर्टिब्रा एरिया थ्रू द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड आफ्टर प्रोवाइड द लोकल एनेस्थेसिया टू द पंचर साइट ऑफ पेशेंट, यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के माध्यम से पेशेंट के जहां से सैंपल निकालेंगे उस जगह को क्लीन करेंगे और उसके बाद में जो पेशेंट होता है, पेशेंट को पंचर साइट पे स्थानीय संज्ञा ग्रहण प्रदान करेंगे, यानी कि एनेस्थेसिया, जिससे पेशेंट को कोई पेन ना हो। आफ्टर दैट नीडल इज इंसर्टेड इन बिटवीन L3 to L4 एंड L4 to L5 लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद पेशेंट के लंबर वर्टिब्रा 3 टू लंबर वर्टिब्रा 4 और लंबर वर्टिब्रा 4 टू लंबर वर्टिब्रा 5 की रीढ़ की हड्डी के मध्य सुई को डाली जाती है और इसके अंदर जिस सुई को डालते हैं उस इक्विपमेंट का नाम होता है LP निडिल, यानी कि लंबर पंचर निडिल। आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ CSF सैंपल फ्रॉम लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद CSF का सैंपल लंबर वर्टिब्रा से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टेड सैंपल इज इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 टेस्ट ट्यूब, जो कि सैंपल कलेक्टेड किया हुआ होता है उसको 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट के अंदर करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, यानी कि नैदानिक जैव रासायनिक के लिए, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे अपन माइक्रोबायोलॉजी के लिए, जिसके अंदर कल्चर और ग्राम स्टेनिंग का पता लगाया जाता है। थर्ड के अंदर लेंगे अपन हीमेटोलॉजी, यानी कि फोर्स सेल काउंट, यानी कि इसके अंदर सेल काउंट को डिटेक्ट करने के लिए। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लंबर वर्टिब्रा पंचर, यानी कि जब CSF का सैंपल निकाला जाता है पेशेंट से तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है पेशेंट को, और CSF का सैंपल लेते समय निडिल गलत तरीके से लग जाए तो पेशेंट को किस डिजीज से सफर करना पड़ सकता है। सम कॉम्प्लिकेशंस में अराइज एट द टाइम ऑफ लंबर पंचर सच है, जैसे कि लंबर पंचर करते समय कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है पेशेंट में, जैसे कि इफ लंबर वर्टिब्रा पंचर is not done properly it can have serious consequences and it happens till the death of the patient। यदि जो रीढ़ की हड्डी पंचर करते समय ठीक से नहीं किया जाता है तो उसका गंभीर परिणाम हो सकता है और ये पेशेंट की मृत्यु का कारण तक बन सकता है। प्रेशर में अराइज इन द पेशेंट ब्रेन, और पेशेंट के मस्तिष्क में दबाव उत्पन्न हो सकता है। द पेशेंट मे हैव हेडेक आफ्टर लंबर वर्टिब्रा पंचर, दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम लीकेज ऑफ CSF, यानी कि पेशेंट के लंबर वर्टिब्रा के पंचर होने के बाद में पेशेंट को सिर दर्द हो सकता है। यह क्यों होता है? यह CSF के रिसाव के परिणाम स्वरूप हो सकता है, यानी कि सही तरीके से वहाँ पे CSF सैंपल नहीं लिया गया हो तो उस जगह पे CSF रिसाव हो रहा हो, थोड़ा लीकेज हो रहा हो, उसकी वजह से पेशेंट के हेडेक हो सकता है। इफ ऑल इक्विपमेंट्स इज नॉट प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड एज वेल देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मे रिजल्ट इन मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस विच में लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। यदि सभी उपकरणों को जो कि ठीक से कीटाणु रहित नहीं किया जाता, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर या ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिस भी इंस्ट्रूमेंट से CSF का सैंपल लिया जाता है उनको ठीक से डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता या उनको ठीक से साफ सफाई नहीं की तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और जैसे मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस हो सकता है जिससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। आगे बात करते हैं मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण होता है जो मस्तिष्क यानी कि अपने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परतों को प्रभावित करता है, यानी कि अपनी मेम्ब्रेन्स होती है उसको प्रभावित करता है। ये बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण हो सकती है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें बड़ी महामारी पैदा हो सकती है। आगे बात करते हैं एंसेफेलाइटिस की, वायरस की, यानी कि एंसेफेलाइटिस वायरस क्या होता है। यह वायरल एंसेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहा जा सकता है। इसके कारण ब्रेन में सूजन आ जाती है जो कि कई तरह के वायरस के कारण हो सकता है। कई बार बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम में ब्रेन टिश्यूज पर अटैक करने के कारण भी ब्रेन में सूजन आ सकती है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से एंसेफेलाइटिस डिजीज हो। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लैब डायग्नोसिस ऑफ CSF, यानी कि CSF का प्रयोगशाला निदान कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन,
केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, यानी कि सीएसएफ का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है। ये वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ सीएसएफ के सैंपल को देखकर उसका परीक्षण किया जा सकता है। इन दिस फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ द सीएसएफ सैंपल इज टेस्टेड विदाउट सेंट्रीफ्यूजेस एंड द फॉलोइंग थिंग्स आर डिटेक्टेड। मतलब जो शारीरिक परीक्षण करेंगे सीएसएफ का, सीएसएफ के शारीरिक परीक्षण में सीएसएफ के नमूने का बिना सेंट्रीफ्यूज के परीक्षण किया जाता है और निम्न बातों का पता चलता है, जैसे कि अपीयरेंस, सीएसएफ का कलर क्या होता है। अपीयरेंस के अंदर देखिए अपन कि सीएसएफ की उपस्थिति कैसी होती है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो सीएसएफ होता है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, बिल्कुल साफ और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। आगे बात करें कलर ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ के कलर को भी अपन देख के पता लगा सकते हैं। नॉर्मली कलर ऑफ सीएसएफ इज कलरलेस, यानी कि सामान्य सीएसएफ का रंग रंगहीन होता है। आगे बात करें इन डिजीज कंडीशन, यानी कि अगर पेशेंट को कोई डिजीज है तो सीएसएफ का कलर और कैसे दिखाई देता है, यानी कि क्लाउडी कलर। अगर सीएसएफ का कलर क्लाउडी कलर में दिख रहा है तो इंडिकेट इन्फेक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पस सेल्स एंड WBC काउंट इंक्रीज। एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, यानी कि रोगी की अवस्था में अपन जो WBC क्लाउडी कलर यानी कि मवाद युक्त रंग, क्लाउडी कलर का मतलब होता है मवाद युक्त रंग, मवाद कोशिकाओं की उपस्थिति और WBC की संख्या में वृद्धि के कारण संक्रमण का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल में देखें अपन मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, यानी कि मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस क्या होता है अपन ने देख लिया है। आगे बात करें पिंक एंड रेड कलर, अगर सीएसएफ का कलर पिंक और रेड कलर होता है तो क्या हो सकता है, इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ आरबीसी इन द सीएसएफ, यानी कि सीएसएफ के सैंपल के अंदर आरबीसी का प्रेजेंट होना पिंक और रेड कलर दर्शाता है। येलो कलर प्रेजेंट ऑफ बिलिरुबिन इन द सीएसएफ, अगर यदि सीएसएफ के अंदर येलो कलर प्रेजेंट होता है तो वो बिलिरुबिन हो सकता है, यानी कि जॉइंडिस प्रेजेंट हो सकता है। आगे बात करें स्टूडेंट स्पेसिफिक ऑफ सीएसएफ, यानी कि सीएसएफ की स्पेसिफिक क्या होती है। नॉर्मल स्पेसिफिक ऑफ सीएसएफ 1.006 टू 1.008। और बात करें पीएच की तो स्टूडेंट सीएसएफ का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.40, यानी स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा क्षारीय है। प्रेशर की बात करें सीएसएफ की, यानी सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है नॉर्मली, नॉर्मल प्रेशर ऑफ सीएसएफ इज 70 टू 150 mm ऑफ वाटर, यानी सीएसएफ का दबाव, सीएसएफ का सामान्य दबाव 70 से 150 mm पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। आगे स्टूडेंट्स बात करें कि कंडीशन में सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाता है और किस कंडीशन में सीएसएफ का प्रेशर कम हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाता है। द प्रेशर ऑफ सीएसएफ इंक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि सीएसएफ का दबाव निम्न स्थितियों में बढ़ जाता है, जैसे कि कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलर, यानी कि अपना हार्ट का फेल हो जाना, यानी दिल का विफलता। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द सुपीरियर वेना कोवा, यानी कि अपने जो हार्ट की सुपीरियर वेना कोवा होती है, सुपीरियर वेना कोवा में किसी रुकावट के कारण या उसके अंदर कोई क्लॉटिंग फंस जाने की वजह से। बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि कोई ज्यादा मेहनत करने से या ज्यादा परिश्रम करने की वजह से। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में रुकावट के कारण सीएसएफ का प्रेशर बढ़ सकता है। आगे बात करते हैं सीएसएफ प्रेशर डिक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि सीएसएफ का दबाव किन किन परिस्थितियों के अंदर घट सकता है। सीएसएफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड इन द इवेंट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स, यानी कि परिसंचरण पतन की स्थिति में सीएसएफ का दबाव कम हो सकता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ सीएसएफ, यानी कि सीएसएफ के अंदर क्लॉटिंग प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, और अगर होती है तो उसका क्या रीजन होता है कि सीएसएफ के अंदर क्लॉटिंग प्रेजेंट है या नहीं है। नॉर्मली सीएसएफ डज नॉट कोगुलेट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन। आमतौर पर अगर देखा जाए तो सीएसएफ जमता नहीं है क्योंकि इसके अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स सीएसएफ में कोगुलेशंस यानी कि फिब्रिनोजन का प्रेजेंट ना होना, उसकी वजह से सीएसएफ जमता है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि फिब्रिनोजन अपनी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको क्लॉटिंग करवाने का, यानी जमाने का काम। बट इन एबनॉर्मल कंडीशन प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन इन इट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन ड्यू टू सीएसएफ accumulates,
लेकिन असामान्य स्थिति में यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन में फिब्रिनोजन की उपस्थिति होती है तो CSF का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है और CSF के कारण इसी के कारण जम जाता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF यानी कि CSF के केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है और कौन कौन से टेस्ट करते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इन दिस केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF इन विच इंक्लूड सच एज जैसे कि CSF के रासायनिक परीक्षण में जिसमें शामिल होते हैं जैसे कि ग्लूकोज टेस्ट हो गया, जैसे कि शुगर टेस्ट हो गया, प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन एंड क्लोराइड। अभी स्टूडेंट्स इन टेस्ट को कैसे किया जा सकता है यानी कि शुगर टेस्ट जैसे कि ब्लड का टेस्ट किया जाता है वैसे ग्लूकोज एंड प्रोटीन और ग्लोबुलिन एंड क्लोराइड का टेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि CSF के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अपन 1 ml ग्लूकोज रिएजेंट डालेंगे, उसके अंदर 10 माइक्रोलीटर CSF का सैंपल जो सेंट्रीफ्यूज किया हुआ होता है उसको डालेंगे एंड 10 मिनट का वेट करके इंक्यूबेशन करके मशीन को पिला देंगे और जो भी वैल्यूज आती है अपनी वो CSF ग्लूकोज लेवल होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर से ये ग्लूकोज, प्रोटीन एंड क्लोराइड टेस्ट किया जा सकता है केमिकल एग्जामिनेशन में। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF यानी कि CSF का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है और कैसे किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है। CSF का सूक्ष्म परीक्षण इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF इन विच एग्जामिनेशन ऑफ सेल काउंट सच एज CSF की सूक्ष्म जांच में जिसमें कोशिकाओं की गिनती का परीक्षण किया जा सकता है जैसे कि WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट मेनली न्यूट्रोफिल एंड ल्यूकोसाइट्स। इसके अंदर बात करें अपन किन किन चीजों को देखा जाता है यानी कि WBCs को देखा जाता है, RBCs को देखा जाता है यानी कि RBCs इसमें प्रेजेंट है या नहीं है और इसके अंदर डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट यानी DLC को देखा जा सकता है और उसके अंदर मेनली न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट को देखा जाता है। आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि CSF की स्लाइड कैसे तैयार की जा सकती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर CSF का सैंपल लेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नीचे सेडिमेंट जम जाता है उसकी एक स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड बनाने के बाद उसको सुखाएंगे यानी कि उसको ड्राई करेंगे और ड्राई होने के बाद में उसको स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग होने के बाद में माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे जिसके अंदर WBCs, रेड ब्लड सेल्स और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की स्टडी की जाती है। मेनली डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट में देखा जाए न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स को देखा जाता है। तो इस आज की हमारी क्लासेज जिसमें हमने CSF एग्जामिनेशन को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और आगे अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट्स मिल सके और मैं ऐसे ही लाता रहूंगा आप सभी के लिए DMLT की एक से एक बेहतरीन क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं अगली क्लासेज में। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी क्लासेज और अभी तक आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारे नई वीडियोज आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप न्यू आगामी वीडियो के बारे में जान सके।